पुतिन अब बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनकी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई बुरी तरह से विफल हो रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार तनाव बढ़ाने वाला यह कदम किसी नाटो देश पर हमले के रूप में हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी क्रेमलिन अधिकारी से पूछें तो वह आपको बताएगा कि पुतिन अपनी हारती हुई जंग को बचाने के लिए एक सामरिक परमाणु हथियार तक इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं। तो यही असली वजह हो सकती है कि CIA निदेशक गुप्त रूप से मॉस्को गए और क्रेमलिन को चेतावनी दी कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारे पास अब उस बैठक के बारे में और भी ज्यादा जानकारी है जो सिर्फ 2 दिन पहले हुई थी। अगर आपने इसे मिस कर दिया हो तो मंगलवार को CIA निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने गुप्त रूप से सीधे मॉस्को की यात्रा की, वहां लगभग 8 घंटे 30 मिनट बिताए, फिर अपने विमान में वापस बैठकर रवाना हो गए। इस गुप्त यात्रा ने इतनी हलचल इसलिए मचाई क्योंकि पिछली बार कोई CIA निदेशक मॉस्को नवंबर 2021 में गया था। उस समय वह पुतिन को यूक्रेन पर हमला न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए, रूसी सेना के लिए और निश्चित रूप से खुद क्रेमलिन के लिए बहुत ही भयानक विचार होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। फिर भी वह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जब एक और CIA निदेशक सीधे पुतिन के दरवाजे पर जाता है तो हर कोई ध्यान देने लगता है। अब सबसे आम अटकल ये थी कि पुतिन नेटो पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, और हम उस अटकल पर भी आएंगे क्योंकि अमेरिकी पक्ष ने आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक जानकारी की पुष्टि की है। लेकिन पहले चलिए देखते हैं कि क्रेमलिन के अधिकारी खुद क्या कह रहे हैं। हमारे पास वास्तव में एक दुर्लभ इंटरव्यू है जिसमें क्रेमलिन के करीबी लोग ब्लूमबर्ग, एक अमेरिकी समाचार एजेंसी से बात करते हैं और ठीक बताते हैं कि पुतिन क्या सोच रहे हैं। तो मैं वाकई आपको दिखाना चाहता हूँ कि वे किस बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन पर हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि शांति समझौते के लिए बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई है। ये जानकारी क्रेमलिन के करीबी 3 लोगों के अनुसार है और किसी कारणवश उन्होंने ब्लूमबर्ग से गुमनाम रूप से बात की। अब उस आखिरी जानकारी को ध्यान में रखें क्योंकि वे जो कहने वाले हैं उसके आधार पर यह महत्वपूर्ण है। खैर, उनके अनुसार रूस कीव पर शक्तिशाली पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज करने पर विचार कर रहा है, जिसमें राजधानी का केंद्र भी शामिल है। साथ ही यूक्रेन के अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब ये वही बात है जिसे पुतिन ने खुद पिछले सप्ताह रूसी राष्ट्रीय टेलीविजन पर पुष्टि की थी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा, खासकर जब वह यूक्रेनी हमलों के बारे में बात कर रहे हैं जो रूस के अमेज़न यानी वाइल्ड बेरीज और ओजोन पर हुए। सुनिए। कीव शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उसने क्या किया है? इसने खुद ही ये पेंडोरा का डिब्बा खोल दिया है। तो फिर आपको जवाब मिलेगा जो आपके सबसे कमजोर आर्थिक क्षेत्रों को निशाना बनाएगा, जो सच कहूं तो पहले से ही अपने आखिरी दौर में है। यह बात वैसे कृषि उत्पादन पर भी लागू होती है, जिसकी निर्यात से कीव शासन को अपनी मुख्य आय मिलती है। जो प्रस्ताव हमें भेजे जा रहे हैं वे कभी-कभी हल्के शब्दों में कहें तो अजीब और अस्वीकार्य होते हैं। हम हमेशा शांति के लिए, संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल जमीनी हकीकतों के आधार पर। इसके अलावा इन मॉस्को अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग को कुछ और भी बताया। उन्होंने कहा कि मॉस्को अब यूक्रेनी हमलों को, यानी रूसी बुनियादी ढांचे और रिफाइनरियों पर हमलों को नेटो देशों के हमले के रूप में देखता है। और ऐसा क्यों है? दरअसल रूस के अनुसार नेटो सदस्य कीव को हथियार और निश्चित रूप से खुफिया जानकारी दे रहे हैं। अब यहीं पर वे रुककर कुछ समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल, कोई भी ये नहीं नकार रहा है कि नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन ध्यान रखें, ठीक यही चीज दूसरी तरफ भी हो रही है। ईरान रूस को ड्रोन के पुर्जे दे रहा है। ईरान ने वास्तव में रूस को उसकी अपनी सीमा के अंदर ड्रोन फैक्ट्री बनाने में मदद की ताकि रूस और ज्यादा शाही ड्रोन बनाता रहे। इसके अलावा ईरान उन्हें मिसाइलें भी दे रहा है। उत्तर कोरिया रूस को मिसाइलें दे रहा है। उत्तर कोरिया लाखों करोड़ों तोप के गोले भी भेज रहा है। और अब हमारे पास उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी जमीन पर हैं जो इस युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर कोरियाई सैनिक ही वे लोग हैं जो उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि पुतिन ने उन्हें यूरोपीय युद्ध में बुलाया है। और जाहिर है, चीन को मत भूलिए। चीन रूस को इन सभी प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहा है। चीन रूस को उपग्रह तस्वीरें मुहैया कराकर भी मदद कर रहा है। अगर चीनी सैटेलाइट्स नहीं होते तो यूक्रेन के पास रूस की तुलना में बहुत बड़ी बढ़त होती, क्योंकि रूस को जो इमेजरी मिल रही है वो चीन की वजह से है। ये बात मैंने कुछ दिन पहले ही सीखी है जो वाकई चौंकाने वाली है, लेकिन मैं आपको सच में दिखाना चाहता हूँ कि मेरा मतलब क्या है, क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है कि हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये उस उपग्रह तस्वीर का एक उदाहरण है जो एक रूसी सैटेलाइट, रूस का सबसे अच्छा सैटेलाइट ले सकता है। ये 1.5 मीटर प्रति पिक्सल के रिजोल्यूशन पर काम करता है। तो इस इमेज का हर पिक्सल लगभग 1.5 मीटर के इलाके को दिखाता है। तो ये बुरा नहीं है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि ये उतना डिटेल्ड नहीं है जितना आप चाहेंगे।
अब उन उपग्रह तस्वीरों को देखिए जो यूक्रेन के पास है, क्योंकि उनके पास अमेरिकी सैटेलाइट्स की पहुंच है। अमेरिकी सरकारी सैटेलाइट्स, प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट्स और जाहिर है वे सभी यूरोपीय सैटेलाइट्स तक भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों के हों या सरकारी सैटेलाइट्स। इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास एक बहुत बड़ा फायदा है। तो यूक्रेनियन इस तस्वीर को देख सकते हैं। ये वही जगह है, बस इसे उस रेजोल्यूशन में लिया गया है जिसे एक अमेरिकी सैटेलाइट देख सकता है। एक अमेरिकी सैटेलाइट सबसे अच्छा वाला 30 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल तक जा सकता है। आप बहुत साफ देख सकते हैं कि यह कितना ज्यादा डिटेल है। आप सचमुच पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की गिनती कर सकते हैं और ये काफी जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए यूक्रेनियन रूस के अंदर किसी छुपे हुए ठिकाने या कमांड सेंटर पर नजर रख रहे हैं, ठीक है, तो वो अग्रिम मोर्चों के पास है, तो वे रूसी नियंत्रित इलाके में उस पर नजर रख रहे हैं और वे देखते हैं कि वहाँ एक कार आकर रुकती है। वे जानते हैं कि अरे वहाँ कोई रूसी कमांडर या रूसी सैनिक है, क्यों ना हम वहाँ एक ड्रोन भेज दें। इसी वजह से इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी बहुत मददगार है। इस पर हमारा एक आने वाला वीडियो है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन ये जानकारी यूक्रेन को मूल रूप से उन लक्ष्यों की संख्या बढ़ाने में मदद करती है जिन्हें वे अंजाम दे सकते हैं। वे और अधिक सटीक हो सकते हैं, वे और अधिक समय पर हमला कर सकते हैं। और समय की बात करें तो वैसे यूक्रेन के पास अब ऐसी इमेज सिर्फ 15 मिनट में उपलब्ध हो जाती है। तो अगर कोई सैटेलाइट जमीन के ऊपर से गुजरती है, वह एक तस्वीर लेती है 15 मिनट में। फ्रंट लाइन पर मौजूद एक सैनिक अपने टैबलेट पर वह तस्वीर देख सकता है और उस जानकारी के आधार पर फैसले ले सकता है। और मान लीजिए उसे और जानकारी चाहिए, वो सैटेलाइट को कह सकता है कि वो तस्वीर फिर से ले, मान लीजिए 1 घंटे में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जिसके बारे में मैंने पहले बात नहीं की थी। मैंने बहुत से लोगों को इसके बारे में बात करते नहीं देखा है, लेकिन ये वाकई में गेम चेंजर है। लेकिन चीन रूस की मदद कर रहा है कि वह बराबरी पर बना रहे, तो इसे हम भूल नहीं सकते। खैर, मैं विषय से भटक रहा हूँ, तो चलिए वापस आते हैं हमारे क्रेमलिन अधिकारियों पर, क्योंकि वे एक ऐसी बात कहते हैं जिससे रूस बहुत लंबे समय से आगे बढ़ा रहा है। रूस कहता है कि देखिए, यूक्रेन बहुत लंबे समय से हमारे खिलाफ इस युद्ध को बढ़ाता आ रहा है। यूक्रेन हमारे ईंधन रिफाइनरियों, हमारे ईंधन आपूर्ति डिपो को निशाना बना रहा है। वे अब हमारे गोदामों को निशाना बना रहे हैं और यहाँ तक कि काले सागर में हमारे जहाजों पर भी हमला कर रहे हैं। और इसी वजह से ये अधिकारी कहते हैं कि क्रेमलिन इस युद्ध को सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। तो पुतिन शायद ये सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि अपने ही लोगों को दिखा सके कि अभी भी नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। अब यही वजह है कि मैं चाहता था कि आप लोग शुरुआत में उस महत्वपूर्ण बात को याद रखें। यह एक लेख है, एक इंटरव्यू है जो सीधे क्रेमलिन के करीबी लोगों से आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ ऐसा था जिसे पुतिन ने खुद ही फैलाया, क्योंकि ये लेख ठीक उसी के बाद आया जब रैटक्लिफ मॉस्को गए थे और पुतिन को इस युद्ध को और न बढ़ाने की चेतावनी दी थी। तो पुतिन चाहते थे कि हर कोई परमाणु धमकी को लेकर चिंतित हो जाए। ये वही है जो उन्होंने हर बार किया है जब भी उन पर दबाव महसूस हुआ है। आप जानते हैं, जब यूक्रेन को मिसाइलों तक पहुंच मिलने वाली थी तब उन्होंने कहा था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जब यूक्रेन को टैंकों तक पहुंच मिलने वाली थी तब भी उन्होंने कहा था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हर बार जब यूक्रेन को कोई नया हथियार या मोर्चे पर कोई बढ़त मिलती है, रूस हमेशा परमाणु धमकी देने लगता है। तो यह ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन ने पुतिन को इस युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। और यह बात चीन युद्ध शुरू होने के बाद से ही स्पष्ट रूप से कहता आ रहा है। और इसी बारे में हम अभी थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि रैटक्लिफ ने पुतिन और उनके अधिकारियों से, जिनसे रैटक्लिफ ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी, क्या कहा, क्योंकि यह वाकई में चौंकाने वाली बात है। और इसके अलावा हमारे पास वह जानकारी अमेरिकी पक्ष से भी है। तो हमारे पास वह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों से है जिन्होंने रैटक्लिफ के लौटने के बाद मीडिया से बात की थी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस इस युद्ध में सामने आ रही सारी सच्चाई से वाकई खुश नहीं है। इसी वजह से हाल ही में हमें एक रिपोर्ट मिली है कि एक रूसी प्रभाव अभियान चल रहा है जो आप जैसे लोगों को AI के जरिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वे चैट GPT का इस्तेमाल करके कहानियां बनाते हैं और फिर चाहते हैं कि हर कोई उन कहानियों पर यकीन करे या फिर किसी भी चीज पर यकीन ही ना करे। देखिए, प्रोपोगेंडा का मकसद जरूरी नहीं है कि आप रूसी पक्ष पर ही यकीन करें। जैसे रूस नहीं चाहता कि आप रूस का पक्ष लें, रूस बस चाहता है कि आप हार मान लें। रूस चीजों को इतना जटिल बनाना चाहता है कि लोग थक जाएं और हर चीज पर विश्वास करना ही छोड़ दें। यही मुख्य उद्देश्य है। लेकिन व्लादिमीर के लिए बदकिस्मती से हम यहाँ हैं और हम इसी चीज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम सच को सबके सामने लाना चाहते हैं और रूसी प्रचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। अगर आप 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी इस यात्रा में मदद कर सकते हैं तो ये वाकई बहुत फर्क डालता है। इससे एल्गोरिदम में हमें फायदा मिलता है और इसका मतलब है कि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अमेरिकी अधिकारी इस रैटक्लिफ दौरे के बारे में क्या कह रहे हैं। अब 2 अलग अलग कहानियां हैं और दोनों ही सच हो सकती है, लेकिन चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, तो चलिए देखते हैं कि यह रिपोर्ट क्या कह रही है। इसके अनुसार यह अचानक दौरा रूस को चेतावनी देने के लिए था, नाटो देशों पर हमला मत करो। और ये उन लोगों के अनुसार है जिन्हें रैटक्लिफ के संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद इस दौरे के विवरण के बारे में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि पुतिन, जो एक तरफ यूक्रेन में दबाव में है और दूसरी तरफ रूस के भीतर भी उन पर दबाव है, और इसी वजह से
वो एक साइबर हमले से लेकर छोटे पैमाने की जमीनी घुसपैठ तक कोई भी हमला शुरू कर सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि ये हमला किसी बाल्टिक देश के खिलाफ हो। फिर वो इस हमले का इस्तेमाल किसी तरह से रूसी जनता को यह समझाने के लिए करना चाहते हैं कि रूस पर हमला हो रहा है और किसी तरह की लामबंदी का आदेश हासिल करें या राष्ट्रवादी एकजुटता का माहौल पैदा करें, जिससे रूसी लोग फिर से उनका समर्थन करने लगे और उस युद्ध का समर्थन करने लगे जिससे वो हार रहे हैं। अगर उन्हें इस युद्ध के लिए रूसी जनता का और अधिक समर्थन मिलता है तो वे युद्ध में और अधिक संसाधन लगा सकते हैं ताकि शायद हालात बदल सके। कम से कम यही उनकी उम्मीद है, यही योजना है। अब पुतिन को यह भी लगता है कि ऐसा कुछ करने का यह एक उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के महत्वपूर्ण हथियारों की कमी हो गई है। तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं जो उन्हें मिला है। अब निश्चित रूप से बहुत से लोगों ने सोचा कि यही इसका जवाब है, यही इस दौरे के पीछे की वजह है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ही वजह है। अब जाहिर है ये सिर्फ एक ही वजह है और ये एक ऐसी वजह है जिसकी सभी को उम्मीद थी। भले ही किसी को नहीं पता था कि बैठक किस बारे में है, सभी लोग यही कह रहे थे कि यही सबसे संभावित वजह है। अब इसके बाद रूस से वास्तव में इस बारे में पूछा गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई और देखिए कि क्रेमलिन के प्रवक्ता क्या कहते हैं। ये है दिमित्री पेस्कोव। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि रूस आने वाले वर्षों में कथित तौर पर किसी नाटो सदस्य देश पर सीमित हमला कर सकता है। आज इस प्रकाशन का दावा है कि CIA निदेशक विशेष रूप से रूसी अधिकारियों को ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए मास्को गए होंगे। क्या मास्को इन प्रकाशनों को अमेरिकी प्रशासन द्वारा रूसी खतरे को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और नाटो के रक्षा बजट को बढ़ाने के औचित्य के रूप में देखता है? और नेटो पर हमले की साजिश के आरोपों के बीच क्या रूस मानता है कि पश्चिम पूरी तरह से अद्यतन रूसी परमाणु सिद्धांत और उसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने में असफल रहा है? देखिए, आपने यहाँ सब कुछ एक साथ मिला दिया है। देखिए, आपने यहाँ सब कुछ एक साथ मिला दिया है। इस तरह की कई डर फैलाने वाली खबरें फिलहाल प्रकाशित हो रही हैं। बेशक इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और न ही ये रूसी संघ के इरादों को दर्शाती हैं। रूसी संघ विशेष सैन्य अभियान जारी रखता है। हालांकि वह अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीकों से हासिल करना पसंद करेगा, लेकिन ऐसा करने का अवसर न होने के कारण वह यूक्रेन के आसपास चल रहे संघर्ष के बीच अपनी सुरक्षा और हितों की गारंटी के लिए विशेष सैन्य अभियान जारी रखता है। यूक्रेन के आसपास के संघर्ष के संदर्भ में सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा, साथ ही रूसी संघ को यूरोपीय देशों द्वारा उसके खिलाफ अपनाई गई बेहद आक्रामक नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और यह आक्रामकता ठीक यूरोपीय देशों से ही आ रही है। इसके विपरीत कोई भी दावा वास्तविकता का विकृति है और केवल मीडिया की अफवाहें हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसी अखबारी अफवाहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब जाहिर है वो इसे नकार देगा। यहाँ तक कि अगर रूस ऐसा करना भी चाहता, जो कि फिर भी शायद हो सकता है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वे करना भी चाहें तो ऐसा नहीं है कि खुद क्रेमलिन आकर इसे स्वीकार करेगा या अपनी योजनाएं उजागर कर देगा। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही वही है जो रूस ने 2022 के आक्रमण से पहले किया था। इस उदाहरण को देखिए। ये रूसी राजदूत का संदेश था ठीक 2 या 4 दिन पहले, जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था और रूस सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है और वह ऐसा कभी नहीं करेगा। तो अगर वे अभी कुछ ऐसा करने भी जा रहे हैं तो जाहिर है हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि रूसी प्रवक्ता आकर इसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण था। एक और स्पष्टीकरण है जो न्यूयॉर्क टाइम्स से सामने आया है और वह भी एक दिलचस्प स्पष्टीकरण है। तो चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार CIA निदेशक मास्को गए थे ताकि वे रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की स्थिति पर अपनी निराशाजनक राय साझा कर सके और रूस से आग्रह कर सके कि वह पुतिन से समझौता करने के लिए कहे। मूल रूप से कह रहे हैं, हे बातचीत कर लो इससे पहले कि तुम्हारी सैन्य और आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाए। अब यह संभव है, लेकिन इसकी संभावना कम लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह का संदेश तो अमेरिका बस ईमेल भी कर सकता था। जैसे आप जानते हैं, कभी कभी वो मजाक सुनते हैं, अरे ये मीटिंग तो ईमेल में भी हो सकती थी। मुझे लगता है कि ये बात ईमेल से भी हो सकती थी। और यहीं पर मैं 2021 की उस घटना पर वापस जाना चाहता हूँ, जब उस समय के CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स मॉस्को गए थे। और जब वो वापस आए तो अब हमारे पास काफी समय है ना? उस बात को हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। उन्होंने उस मीटिंग के बारे में काफी बातें की है और उस मीटिंग का एक मकसद था रूसी अधिकारियों और पुतिन को ये बताना कि सुनिए, हमें पता है कि आपके पास ये योजना है, हमें पता है कि आप जानते हैं मतलब क्या है। यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं और मकसद ये था कि उन्हें बता दिया जाए कि सुनिए, हमें इन सारी योजनाओं का पता है और देखें कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वह देखना चाहते थे कि रूसी अधिकारी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, पुतिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब दुर्भाग्य से उन्हें पुतिन से असल में कभी मुलाकात नहीं मिली और अभी रेडक्लिफ के साथ भी यही हुआ। उन्हें भी पुतिन से मिलने का मौका नहीं मिला। वे सिर्फ रूस में जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों से मिले। तो वे, मेरा ख्याल है, FSB प्रमुख से मिले और SVR प्रमुख से भी मिले। SVR रूस की CIA जैसी है, वे बस विदेशों में ही काम करते हैं
और एफएसबी रूस की एफबीआई जैसी है, लेकिन ठीक वैसी नहीं, क्योंकि एफएसबी भी विदेशों में काम करती है। इसी तरह पुतिन सबको नियंत्रण में रखते हैं, जहां उनकी जिम्मेदारियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो किसी के पास पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता और वे गुप्त रूप से काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यह एक अलग वीडियो का विषय है कि पुतिन सत्ता में कैसे बने रहते हैं। लेकिन फिर भी इस बैठक का उद्देश्य रूस को कुछ ऐसा बताना है जो वे गुप्त रूप से योजना बना रहे हैं और फिर उनकी प्रतिक्रिया को देखना है, जैसे वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सही है, यही उन्होंने 2021 में किया था और मेरा अनुमान है कि अभी भी यही उद्देश्य था। तो भले ही ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने शायद बात की थी, यह संभावना नहीं है कि सिर्फ रूस के निराशाजनक आकलन के बारे में बात करना ही CIA निदेशक के क्रेमलिन जाने का एकमात्र कारण था, क्योंकि यह काफी बड़ी यात्रा थी। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहली बार इतने उच्च स्तर का कोई व्यक्ति सीधे मॉस्को गया, तो यह निश्चित रूप से बड़ी बात है। और ऐसा लगता है कि यह खबर आमने सामने साझा करने के लिए बहुत छोटी है, इसमें और भी कुछ होना चाहिए था। और इस कहानी का एक और हिस्सा जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता वो ये है कि पुतिन के नजरिए से उन्हें सैन्य लागत की कोई परवाह नहीं है, उन्हें आर्थिक लागत की भी कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि उनकी पकड़ और ताकत अब भी मजबूत है। और मेरा अंदाजा है कि सितंबर में होने वाले चुनाव के बाद शायद उन्हें और ज्यादा भरोसा हो जाएगा कि उनकी देश पर अच्छी पकड़ है और शायद वो और उग्र कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि रूसी लोग वास्तव में उनका मजबूती से समर्थन करते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि वो हर उस विपक्षी नेता को जेल में डाल रहे हैं जिससे उन्हें डर लगता है। वहाँ कोई असली मुकाबला ही नहीं है, तो उनकी पार्टी शायद भारी बहुमत से जीतने वाली है। और फिर से इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहानी मेल नहीं खाती। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये पूरी कहानी नहीं है। मुझे यकीन है कि रैटक्लिफ वो रूस की परेशानियों के बारे में बात करते हैं, है ना? ये वही बात है जो CIA डायरेक्टर खुद भी बहुत खुले तौर पर कह चुके हैं। असल में पिछले ही महीने उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया था कि एक रूसी सैनिक अग्रिम मोर्चे पर औसतन सिर्फ 35 मिनट ही जिंदा रहता है। ये तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। सुनिए। हमारी खुफिया जानकारी। यूक्रेन के बारे में आपने जो कुछ सार्वजनिक स्रोतों की रिपोर्टिंग देखी होगी, हमारी खुफिया जानकारी भी उससे मेल खाती है। तो अभी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले एक रूसी रंगरूट की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 20 से 30 मिनट के बीच आंकी गई है। 20 से 30 मिनट। और इसका कारण यह है, आप जानते हैं AI संचालित ड्रोन इतने विशेषीकृत कम लागत वाले घातक हथियार बन गए हैं। इसी वजह से 4 साल 6 महीने बाद भी एक कमजोर सेना ने रूस की ताकतवर सेना को यूक्रेन के खिलाफ रोक रखा है। उनकी आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई है क्योंकि यूक्रेन ने उभरती तकनीकों में महारत हासिल कर ली है और इस मामले में ड्रोन युद्ध असम्मित युद्ध में भी यह ताकत का संतुलन बनाने वाला बहुत बड़ा कारक है। अब इस आंकड़े के अलावा उन्होंने रूस के साथ यह भी साझा किया कि रूस ने पिछले 18 महीनों में यूक्रेन के क्षेत्र का लगभग 1% हासिल किया है और ऐसा करने के लिए उसे लाखों की संख्या में हताहतों का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि वह मूल रूप से उन्हें अच्छे से यह कह रहे थे कि अरे अभी कोई समझौता कर लो। और बहुत सारे यूरोपीय नेता मानते हैं कि अभी एक मौका है जब रूस संघर्ष कर रहा है और शायद पुतिन किसी समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन मेरी राय में ये बस ज्यादा मुमकिन नहीं लगता, समझ रहे हैं? अब जब रैटक्लिफ वापस आए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस बैठक के बारे में एक टिप्पणी की थी और यही बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक दिलचस्प तथ्य या कहें तो एक मजेदार तथ्य साझा करना चाहता हूं और ये वाकई में हैरान करने वाला है। हम मूल रूप से ये देखने जा रहे हैं कि CIA निदेशक का अब तक का साल कैसा रहा है। और हर बार जब मैं निदेशक कहता हूँ तो मुझे वो शो द ब्लैक लिस्ट याद आ जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने वो देखा होगा। लेकिन फिर भी इस पागल दुनिया में, या कम से कम पागल 2026 में अब तक उनका साल कैसा रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनवरी में जैसे ही जनवरी शुरू हुई, मुझे लगता है पहले या दूसरे हफ्ते में रैटक्लिफ वेनेजुएला गए और वे देश का दौरा करने वाले पहले कैबिनेट स्तर के अधिकारी बने जब से अमेरिका ने उस ऑपरेशन के बाद जिसमें रूसी तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था। और उसके बाद मई में वे क्यूबा गए, जहां उन्होंने क्यूबा के नेताओं को क्यूबा की अर्थव्यवस्था की एक निराशाजनक तस्वीर पेश की और मूल रूप से उन्हें बताया, देखो तुम शायद इसे ज्यादा समय तक नहीं झेल पाओगे, तो शायद क्यों ना तुम लोग राजनीतिक दमन छोड़ दो और वो कम्युनिस्ट चीजें भी छोड़ दो जो तुम अब तक करते आ रहे हो। अब वैसे यहाँ एक और मजेदार कहानी है। यहाँ तक कि अमेरिकी नाकाबंदी शुरू होने से पहले, तो पिछले साल या मुझे लगता है 2 साल पहले, जब क्यूबा अपनी बिजली व्यवस्था के ढहने का सामना कर रहा था और उन्होंने मदद के लिए चीन से संपर्क किया और क्यूबा के कम्युनिस्ट अधिकारी चीन गए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP से बात करने। और जानते हो CCP ने उन्हें क्या कहा? CCP ने कहा, अरे क्यों ना आप लोग थोड़ा पूंजीवाद आजमाओ, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो शायद आपको भी ये आजमाना चाहिए और शायद आप अपनी सारी समस्याएं हल कर पाओगे। क्या ये थोड़ा मजेदार नहीं है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी
क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी को कह रही है कि अगर आप अपने देश को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पूंजीवाद अपनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी चलिए रैडक्लिफ पर वापस आते हैं। वेनेजुएला जाने के बाद वो क्यूबा गए और सबको चेतावनी दी कि देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, क्यों ना तुम लोग थोड़ा अच्छे बन जाओ। और फिर वो रूस गए और वहां भी वही किया। रूसी अर्थव्यवस्था भी अच्छा नहीं कर रही है, क्यों ना आप थोड़ा सभ्य व्यवहार करें। खैर मुझे लगा वो साल काफी दिलचस्प था और कौन जानता है आगे क्या होगा। खैर चलिए ट्रंप पर वापस आते हैं। ट्रंप से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया और उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। क्या मैंने बीच में टोक दिया? डाक से सर, अगर आप कहते हैं कि ये एक रूस को चेतावनी दे कि वह नाटो क्षेत्र पर हमला न करे। खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना हाँ, चाहता वो, लेकिन वे हमला नहीं करने वाले। अब आइए उस परमाणु चेतावनी पर वापस आते हैं जो क्रेमलिन अधिकारियों ने इस वीडियो की शुरुआत में ब्लूमबर्ग को दी थी। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, इस कहानी में एक बड़ी खामी है और वो मामूली नहीं है, वो है चीन। देखिए चीन ने सिर्फ 1 महीने पहले इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा था। चीन ने एक बार फिर रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी। यह तब आया जब रूस ने परमाणु धमकी बढ़ा दी थी, क्योंकि 2026 में पुतिन के लिए सब कुछ गलत हो रहा था। और ध्यान दे, ये बात 1 महीने पहले सामने आई थी। ये वही बात है जो चीन 2022 से पुतिन को बता रहा है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शी जिनपिंग जब उन्हें इस आक्रमण के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत साफ कहा था कि देखो, अगर रूस परमाणु हथियारों का सहारा लेता है तो चीन रूस का समर्थन नहीं कर सकता। चीन बस ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता और पुतिन के पास चीन के बिना इस युद्ध को जारी रखने की क्षमता नहीं है। एक परमाणु हथियार मोर्चे पर जो हो रहा है उसे नहीं बदलने वाला। और फिर से ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने इस चैनल पर सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों से बात की है और वे यही कहते हैं, मेरे पास कोई सैन्य अनुभव नहीं है। आप जानते हैं मैं इस पर निर्णय लेने वाला सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक सामरिक परमाणु हथियार ज्यादा एक संदेश देने के लिए होगा। यह बहुत नुकसान करेगा, लेकिन यह वैसा कुछ नहीं है जैसा हमने पहले देखा है। यह ज्यादा एक संदेश होगा कि पुतिन टकराव बढ़ाने से नहीं डरते हैं। लेकिन अगर पुतिन ऐसा संदेश भेजते हैं तो उनके पास इस युद्ध को जारी रखने के लिए चीनी समर्थन नहीं रहेगा। उनके पास प्रतिबंधों को दरकिनार करने का चीनी तरीका भी नहीं रहेगा और इसका मतलब है कि उन्हें ये युद्ध रोकना पड़ेगा। और ये वही चीज है जो वो नहीं चाहता। यही वजह है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो वो उस एक देश को खो देगा जिसने अब तक उसे संभाले रखा है। असल में चीनी दबाव इतना ज्यादा है कि अब हर बार जब पुतिन परमाणु हथियारों की बात करते हैं, ज़ेलेंस्की बस एक सार्वजनिक वीडियो बनाते हैं और चीन से कहते हैं, अरे अपने लड़के को काबू में रखो, बस अपने लड़के को काबू में रखो। यही वह मूल रूप से कहते हैं। सुनिए उन्होंने 24 अगस्त को क्या कहा था। मुझे लगता है वह यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। तो देखिए, जब कोई नाविक की वर्दी और टोपी पहनकर और कुछ शब्दों का गलत उच्चारण करते हुए परमाणु हमले की बात करता है तो चीन को जवाब देना चाहिए, उसका जोश ठंडा करना चाहिए। चीन को यह साबित करना चाहिए कि वह केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि दुनिया के नेताओं में से एक बनने की अपनी महत्वाकांक्षा रखता है, बल्कि एक सभ्यता के रूप में भी। यह स्पष्ट करते हुए कि किसी भी तानाशाह को अपनी पुराने वारहेडों से इस ग्रह को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि यूक्रेन ने अभी 2023 के बाद से अपना सबसे बड़ा पलटवार किया है। इसने रूस द्वारा इस साल की गई लगभग सारी उपलब्धियों को मिटा दिया, जबकि रूस ने लाखों सैनिक खो दिए। लेकिन कोई भी मुख्य धारा का मीडिया इस पर वास्तव में रिपोर्ट नहीं कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप किस पक्ष को देखें। न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर जाहिर है दूसरी ओर की बात भी है। हमारे पास एक रूसी प्रचार तंत्र है जो हर साल अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वे झूठ फैला सके जो पुतिन सबको मानने के लिए कहना चाहते हैं। यही वजह है कि हम ये काम करते हैं ताकि यूक्रेनी बहादुरी की सच्चाई को सामने ला सके और रूसी प्रचार के खिलाफ लड़ सके। अब मैं मानता हूँ हमारे पास व्लादिमीर पुतिन की तरह अरबों डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे पास आप लोग हैं। हाल ही में हमने बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया है। ये आपके लिए हमें समर्थन देने और बदले में अतिरिक्त कवरेज पाने का एक तरीका है। आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सदस्य बनने पर आपको क्या मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई दान नहीं है। अगर आप सदस्य बनते हैं तो आपको हर दिन एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे जो हम अपलोड कर रहे हैं और जो यहाँ YouTube पर नहीं आते। हम जिन कहानियों को कवर करते हैं उनमें हम और गहराई से जाते हैं और उन विवरणों पर अधिक समय बिताते हैं जो उन वीडियोज में फिट नहीं हो पाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अनुभवी सैन्य दिग्गजों जैसे कि चक फार को लाते हैं जो फ्रंटलाइन फुटेज का विश्लेषण करते हैं, असल में क्या हो रहा है उसे समझाते हैं और तथ्यों को प्रचार से अलग करते हैं। ये वास्तव में हमारी बिना सेंसर की गई विस्तारित कवरेज है उन लोगों के लिए जो इन संघर्षों को सिर्फ सुर्खियों से आगे समझना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मैं ईमानदारी से कहूं तो आपकी सदस्यता हमारी बहुत मदद करती है। हकीकत यह है कि YouTube का एल्गोरिदम लगातार बदलता रहता है। एक दिन विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ जाती है और अगले दिन घट जाती है। इस हफ्ते वीडियो सुझाए जा रहे हैं और अगले हफ्ते शायद न सुझाई जाए, सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ कहा। इसीलिए सदस्यों का एक समुदाय बनाना जरूरी है
ताकि हम पूरी तरह से उस सर्वशक्तिमान एल्गोरिदम पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र कवरेज जारी रख सके। तो अगर आपको गहराई से विश्लेषण पसंद है और आप हमारा ये काम जारी रखने में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या बेसिक्स इनसाइडर पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े। और सबसे खास बात, यहाँ हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो का एक हिस्सा है जिसमें चक फार अपने नियमित विश्लेषण कर रहे हैं। जरूर सुनिए। लेकिन ये तो कमाल की निशानेबाजी थी भाई, एक ही शॉट में उसने उसे गिरा दिया। और ये कौन से तरह के ड्रोन्स हैं? ये शायद ड्रोन की नकल है, रूसी इन्हें गेरान कहते हैं। हाँ, वो निश्चित रूप से ओडेसा ही है। तो ये भारी बमवर्षक विमान है। हाँ, ये 500 पाउंड C4 ले जा रहे हैं। मेरा मतलब है ये 5 मंजिला इमारत को तहस नहस कर देगा। हाँ, ये बहुत अच्छी निशानेबाजी है, मैंने ये नहीं देखा था। हाँ, ये रहा याक 52, बिल्कुल उस विमान से गोलीबारी हो रही है। वो विमान कितनी तेज जा रहा है? वो शायद 90 मील प्रति घंटा जा रहा है, शायद 100। तुम जानते हो, तुम उसमें झुक सकते हो। ये तुम जानते हो, अगर मैं पायलट होता तो मैं धीमा कर देता। मैं बस विमान और लक्ष्य के बीच क्लोजर रेट चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं नोटिस करूंगा, वो जो पायलट था वो कुछ 100 गज दूर ही रहा है ना। तो इससे मुझे पता चलता है कि उसे ब्लास्ट रेडियस का अंदाजा है और उसे पता है कि पीछे बैठा आदमी शॉट लगा सकता है। 2 बहुत बढ़िया बातें हैं यहाँ। तो ये लोग साफ तौर पर साथ में काम करते हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है। रूस ने बहुत सारे बख्तरबंद वाहन अंदर भेज दिए। हाँ, मैं इसका ज़रा संदर्भ दे सकता हूँ एडम। यहाँ पर जो चीज़ अक्सर होती है वो ये है कि आप लगातार रूसी घुसपैठ के बारे में सुनते रहते हैं और आमतौर पर वे 2, 3, 4 लोगों को एक साथ भेजते हैं। और हर कुछ समय बाद, लगभग हर 4 हफ्ते में, वे एक बड़ा समूह बनाते हैं। और इसमें 9 टैंक, 2 APC और लगभग 1 कंपनी के बराबर पैदल सेना का दस्ता था। अब जो होता है वो ये है कि जितना बड़ा समूह रूस बनाता है, यूक्रेन उतनी ही जल्दी उसे ढूंढ लेता है और ड्रोन से उसे खत्म कर देता है। और यही यहाँ हुआ। ये पोक्रोव्स्क के उत्तर और पूर्व में है। हाँ, वो शाही जैसा कवच कैसा काम कर रहा है। तो इस टैंक को देखो, उन्होंने जाल भी नहीं लगाए, है ना? ठीक है, गाड़ी में आग लग गई है, चलो गाड़ी के बाहर से फायर करते हैं। तो रूस ने करीब 50 साल पहले यह फैसला किया था कि टैंक के क्रू को 4 से घटाकर 3 कर देंगे। तो ड्राइवर, गनर और व्हीकल कमांडर। इससे उन्हें छोटे टैंक बनाने की सुविधा मिली जो जमीन के ज्यादा करीब होते थे। यही उनका, आप जानते हैं, यही उनका आइडिया था। लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास एक ऑटोमेटिक लोडर है। लेकिन इसका मतलब है कि टैंक क्रू के पास ब्लास्ट वॉल्स नहीं होती। और यहाँ एक आदमी है जो मोटरसाइकिल चला रहा है। वो अभी एक अंतरिक्ष यात्री में बदलने वाला है। टैंक क्रू गोला बारूद के ऊपर बैठा है। और सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, वहाँ प्रोजेक्टाइल्स भी हैं और फिर प्रोपेलेंट बैग्स भी हैं। तो वे सचमुच बारूद के थैलों पर बैठे हैं। यही वजह है कि वे टैंक फट जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और देखें कि वे जिस बहुत अनोखे चौराहे पर थे, आप हमेशा उनसे बचना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नक्शे पर ढूंढना बहुत आसान होता है। तो वो सिर्फ 4 सड़कों का मिलना नहीं था, वहाँ लगभग 6 सड़कें थीं। वहाँ एक मोड़ भी था। इसे नक्शे पर बताना, उस जगह की जानकारी देना और ड्रोन भेजना बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि हर उस मामले में जहाँ आप देखते हैं कि वाहन रुके हुए हैं, उन्होंने शायद उन्हें छोड़ दिया है। और 38%, हाँ, तो वहाँ हैच खुला हुआ है। वो आदमी पहले ही भाग चुका है। आप 100 रूसी वाहनों को यूक्रेनियों के मुकाबले में उतारते हैं, उनमें से 38% को रूसी चालक दल छोड़ देते हैं। और ये आंकड़ा पिछले 3 या 4 सालों में नहीं बदला है। तो फिर वही बात है, आप इस टैंक को देखिए, ये वहीं खड़ा है। आप जानते हैं ये आदमी जाहिर तौर पर अभी भी अंदर है, लेकिन इन्हें भी यहीं से एस्ट्रोनॉट बनने का मौका मिलने वाला है। तो हमारे पास एक पूरा वहाँ एक ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स है। हम देख रहे हैं कि रूसी बड़ी जमीनी युद्ध टुकड़ियों को आगे क्यों नहीं भेज सकते और तैनात नहीं कर सकते। ऐसा हर बार होता है। आप जानते हैं, इन वाहनों के अच्छा प्रदर्शन न करने का एक और कारण ये है कि ईंधन मिलना मुश्किल है। सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि अगर किसी को 500 गैलन डीजल मिलता है तो वे उसमें विंडेक्स मिलाकर उसे 600 गैलन डीजल बना देते हैं। सही है? तो ईंधन मिलावटी हो जाता है। तो जब वे इस बख्तरबंद कॉलम को आगे भेजते हैं तो उनकी पुनः आपूर्ति कैसे हो रही है? क्या वे उन्हें और ईंधन भी दे रहे हैं? नहीं, ये लोग मानो बिना वापसी के मिशन पर हैं। आप जानते हैं, और बात यह है कि ये रूसी सैनिक आते हैं और टैंक चलाने वालों को छोड़कर, क्योंकि उन्हें वो सीखना पड़ता है। ये लोग असल में सैनिक नहीं हैं। वे पूरी तरह से आम नागरिक जैसे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं है कि उन्हें पूरी तरह से आत्मघाती आदेश दिए जा रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पूरा हमला करने वाला दल 90 मिनट से 2 घंटे के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
तो दूसरी बात यह है, हाँ, वही बहुत ही स्पष्ट चौराहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपने मुझे उसका वर्णन किया था। उत्तर पूर्व से आने वाली बड़ी पुरानी सड़क है, उस पर एक बड़ा त्रिकोण बना है, वही है। 8 अंकों का ग्रिड कोऑर्डिनेट, और हम देखेंगे कि वहाँ के क्लोजअप्स हैं, लेकिन ज्यादातर रूसी वाहनों पर हमला वहीं उसी चौराहे पर हो रहा है। तो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह, युद्ध के मैदान पर किसी भी ऐसी चीज से बचें जो दूर से अलग दिखे। 900 एंटेना मत लगाओ, झंडा मत फहराओ, अपनी टोपी में पंख मत लगाओ। ठीक है, ये रहे कुछ लोग। हाँ, तो वो किसी माँ की स्टेशन वैगन थी जो डॉनबास में रहने वाले किसी व्यक्ति की थी। वो बस आपको रोड ब्लॉक पर रोक लेते हैं, आपका सामान ले लेते हैं। जानते हो, वो आपकी कार में रखी किराने की चीजें भी ले लेंगे और आपको पैदल चलना पड़ेगा। बहुत बुरा नसीब है। तो आपको क्या लगता है, इस टैंक का ईंधन खत्म हो जाने की कितनी संभावना है और इसी वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल हो सकता है, या फिर जानते हो, उसमें मिलावटी ईंधन था। या जैसा मैंने कहा, इन लोगों ने, जानते हो, रेडियो पर बोला कि टैंक रुक गया है, या फिर कुछ नहीं कहा और बस टैंक से बाहर निकल गए। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं वहीं उस पेड़ के नीचे होता। मैं भ्रूण की मुद्रा में जड़ को पकड़े हुए बैठा होता, जानते हो, जड़ों को पकड़कर। लेकिन जैसा मैंने कहा, 38%। तो मोटिवेशन, जानते हो, मोटिवेशन 0 है। लड़ाई की क्षमता 0 है। और जानते हो, ये तो बस ताज़ा मामला है। करीब 1 साल पहले कुपियांस्क के दक्षिण में एक घटना हुई थी। अगर आप इस वीडियो का बाकी हिस्सा और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेसिक्स इनसाइडर पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं।